मित्रों, आज मेरी इच्छा हो रही है कि पटाखे जलाकर वायु प्रदूषण भी करूं और घर पे डीजे बुलाकर ध्वनि प्रदूषण नॉइस पॉल्यूशन भी करूं। फॉर अ सिंपल रीजन, आज 16 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें कोई नहीं लगी। अभी ज़बरदस्ती मार पीट के कुछ कुछ तो इन्वेंट कर सकते हैं कि ये वाला पॉइंट, बट ओवरऑल नथिंग ग्रेट टू बी लर्न जो हम पहले से नहीं जानते। कुछ बाबू सोने ऐसे भी होंगे कि अच्छा, तो आज इंडियन एक्सप्रेस में कुछ नहीं तो मैं जाके द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया में करंट अफेयर्स ढूंढता हूँ। करंट अफेयर्स कोई ढूंढने नहीं बैठना चाहिए, वो अपने सामने आए तो बराबर है, अदरवाइज जो थियरी का माल है वो पढ़ो। खैर, फिर भी कुछ क्या चीज़ें थी हम देखेंगे। उससे पहले कल रात याद करो, 8 बजे रोनाल्ड्स मंडे करंट अफेयर्स टेस्ट थी फ्री में, और उसमें बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया, उन सबको बताइए। कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था 15 अगस्त को, बराबर है, क्योंकि हाई प्रोफाइल टॉपिक है तो इसकी वैसी कुछ जानकारी होनी चाहिए। हाईवे मिनिस्ट्री इसको नोडल है, जवाब है नहीं। ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सब का असल में काम कॉमर्स मिनिस्ट्री और उसके नीचे का डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट वो देखता है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बाइसेग नाम की संस्था ने इसका पोर्टल बनाया, करेक्ट है, हमने पढ़ा था। सो अकॉर्डिंगली 1 और 3 इज करेक्ट। तो अब ये तो हाई प्रोफाइल टॉपिक है, इतने बेसिक तो चीज़ें आपको याद करनी चाहिए, लेकिन इसमें 35% लोगों के ही जवाब करेक्ट हुए, तो उसका मतलब क्या, काफ़ी लोग भावनाओं में बह गए होंगे और ऑल ऑफ दी अबाउट टिक कर दिया होगा कि बराबर है, गति शक्ति है तो हाईवे मिनिस्ट्री, तो ऐसा नहीं था। फिर एक प्रश्न था प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, वो क्या है? जो बैंक ठीक से काम नहीं कर रहे उस पर स्कूल प्रिंसिपल की तरह आरबीआई उसको एक डायरी में नाम लिख दे, ब्लैक लिस्ट में कर दे, तो ये नियम आरबीआई ने बनाए, करेक्ट। स्मॉल फाइनेंस बैंक पे लागू होते हैं, पहले लागू होते थे लेकिन याद करो कुछ दिन पहले नियम बदले तो अभी लागू नहीं होते। पेमेंट बैंक पर भी ये लागू नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली वन करेक्ट। 47% लोगों ने इसे करेक्ट किया, बाकी सब लोग शायद भावनाओं में बह गए होंगे और ऑल ऑफ दी अबव कर दिया होगा। फिर ये प्रश्न था कि COP26 क्लाइमेट समिट में भारत ने क्या क्या टारगेट रखे हैं, 500 गीगावाट बाय 2030 वगैरह, 4 स्टेटमेंट थे। अब ये तो ऐसा है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपने मेमोराइज करना है कि ये जो 5 बड़ी चीज़ें थी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ पर अनाउंस करी। तो इसमें 38% लोगों ने करेक्ट किए, वो ठीक नहीं है। ये तो हॉट टॉपिक है बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेन, यू हैव टू मेमोराइज दिस नंबर्स। इकोनॉमी में सारे आंकड़े काम के नहीं है, लेकिन ये कुछ आंकड़े तो याद करने पड़ते। तो ऐसे ये 20 क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन के 2 मार्क, मतलब 40 मार्क की टेस्ट थी। उसमें सबसे ज़्यादा बताइए आप भाई, मृणाल, MM, हर्षिता, ईशान, आकाश, शालू, आयुष, ध्यानेश्वर, विशाल, प्रतीक, कि जिनकी टॉप 10 रैंकिंग है। रात 8 बजे लाइव टेस्ट उन्होंने जब दिया, तो उसके अलावा वाले समय में भी आप इसे दे सकते हैं। खैर, ऐसा करते करते जिन जिन लोगों के लेकिन 20 से कम आ रहे हैं, मतलब जबकि 50% कट ऑफ था, तो उससे नीचे जो लोग हैं वो ज़्यादा रिवाइज करें जो भी हमने पढ़ा है। उसके ऊपर जितने लोग हैं, एनीवन हु इज़ हैविंग 20 और मोर मार्क्स, उन सबको बताइए। जैसे रैंक 102 पर बेन, स्वाति, नीरज, अर्जुन, कोमल, अनमोल, विभा, RK, रीना, अंजू, स्मृति, लक्ष्य, फिर DK, जैकी, अनिल, अभिनव, रोहन, दिशा, रवि, यशराज, चिदानंद, अभिनव, नरेश एंड ऑल अदर्स, ये तो 81 हुआ, उसके ऊपर भी जो हैं उन सबको बताइए। ये हर सोमवार को रात 8 बजे होती रहेगी। आप किसी कारण से उस वक्त नहीं दे पाए तो दूसरे टाइम पे भी दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री कूपन कोड यूज़ करें monal.org। चलिए, खैर ये तो बात हुई वो सब क्विज़ की। अभी मुद्दा है कि आज के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी, तो मैंने आपको बताया कुछ खास काम का नहीं। फिर भी जान लेते क्यों काम का नहीं है। तो एक तो याद करो वो CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टर के टर्म लिमिट को बढ़ाने का ऑर्डिनेंस, तो उसमें सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो अब ये ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में शायद मामला जाए, तो सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देने दो, अपनी एग्ज़ाम कल सुबह नहीं है। फिर एक मुद्दा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जो कि गिफ्ट सिटी और दूसरे ऐसे फाइनेंशियल SEZ के ऊपर रेगुलेशन का काम देखता है। तो उसने ये कहा कि भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स टैक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ क्या होता है? ऐसा इलाका जहां भारत सरकार की इनकम टैक्स, GST, कस्टम, ऐसे सब टैक्स के कानून नहीं लगते। ऐसा क्यों करेंगे? ताकि उधर ज़्यादा प्रोडक्शन और उसको एक्सपांड कर सके।
तो ये सब कानूनों में और सुधार करने चाहिए ताकि फॉरेन कंपनी भारत में सब अपनी एस्टैब्लिशमेंट बनाए। तो ये तो बिना पढ़े भी हम ऐसी हवा में लिख सकते हैं कि जीएसटी और एसईजेड को बेहतर किया जाए ताकि और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। फिर तीसरी कुछ न्यूज़ थी कि त्रिपुरा में कुछ जर्नलिस्ट कुछ रिपोर्टिंग कर रहे थे, कुछ जो भी कम्युनल प्रॉब्लम थी या फिर, और उसको पुलिस ने पकड़ लिया, फिर वापस उसको बेल मिला। हम पढ़ने नहीं बैठेंगे फॉर अ सिंपल रीजन, ये सब सीडिशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जो जो चीज़ें कही, पहले ही कॉलम में जो जो बातें वो सब हम काफ़ी माल बटोर चुके हैं। आपको मिल जाएगा मेरी टेलीग्राम चैनल monal.org या मेरा वेबसाइट monal.org/current पे। टेक्स्ट स्टोरी में वो पनामा पेपर, पेंडोरा पेपर, उस पर सब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो असल में कुछ पकड़ने दो फिर पढ़ेंगे। फिर ऐसा ही वो कुछ ई श्रमिक पोर्टल बनाया था, उस पर 7.3 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर अब तक हो चुके हैं। हम डेटा याद करने नहीं बैठेंगे फॉर अ सिंपल रीजन, अगले साल का इकोनॉमिक सर्वे 2022 आए, उसमें वो पूरे साल का डेटा देगा, तब देखेंगे। फिर एथिक्स, कस्टोडियल डेथ, पुलिस अपराधी को पकड़े, फिर उससे सब जुर्म कबूलवाने के लिए या उससे कि सब इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उसके साथ मारपीट, थर्ड टॉर्चर की जाए। ऐसे मामलों में 1800 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं पिछले 20 साल में, जबकि सिर्फ 26 पुलिसमैन को ही इसमें सज़ा हुई है। तो इसकी सब कॉलम है। अब उसमें समझना यह है कि 20 साल का अगर आप डेटा लें और भारत की जितनी आबादी 130 करोड़ से ज़्यादा, तो उसमें 1800 अपराधी मर भी गए तो वो कोई बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन एथिक्स के हिसाब से ये सही बात नहीं है, क्योंकि हर जान कीमती है। पुलिसमैन ने क्या करना चाहिए, थर्ड डिग्री टॉर्चर, मारपीट के अपराध उगलवाने की जगह साइंटिफिक मेथड की इस्तेमाल हो, कॉल रिकॉर्ड, डीएनए प्रोफाइलिंग, जिसकी मदद से वो अपराध को साबित करे। कई बार ये होता है कि इसमें आप पाते हैं सिर्फ 26 पुलिसमैन को अभी तक सजा हुई है, तो पुलिसमैन अपने साथियों को ठीक से उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उनको बचाते हैं, जो गलत है। और तीसरा, लॉ कमीशन ने अपने एक रिपोर्ट में ये कहा था कि इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन पुलिस टू एक्सप्लेन वाई इंजरी कॉज्ड इन कस्टडी, यानी ऐसी बात है कोई अपराधी घायल हो जाए, मर जाए कस्टडी में, तो पुलिस ने साबित करना होगा कि उसका क्या कारण था और हमने ये नहीं किया है, रादर देन कि उसकी फैमिली सब बटोरती जाए कि देखो पुलिस वाले ने मारा। सो दीज आर सम थिंग्स टू कंसर्न। फिर सीधा आगे बढ़े, पेज 6, इंटरनल सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन। वो कैसा, मान लीजिए दाऊद इब्राहिम सीधा बैंक में पैसा जमा करे, तो बैंक के अकाउंट पर सब इनकम टैक्स विभाग और दूसरी अथॉरिटीज़ की नज़र रहती है, तो उससे एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी किधर से आया पैसा, टैक्स भरो, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम, एंड अल्टीमेटली वो 2 नंबर के काम करता हो तो पकड़ा जाए। लेकिन अगर दाऊद इब्राहिम कोई फर्जी होटल, रेस्टोरेंट, थिएटर खोल दे और फिर ऐसा दिखाए कि मुझे तो उधर से इनकम आई है, तो फिर उसे सब इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह भरते रहे और वो रडार में नहीं आएगा, सर्वेलेंस में नहीं आएगा। तो अब कुछ अपराधी मारिजुआना और दूसरे नारकोटिक ट्रेड के लिए अमेजॉन ई कॉमर्स वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से ऐसे कुछ बदमाश पकड़े गए। उनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी, वो प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। मान लीजिए कोई कंप्यूटर मॉनिटर, उसका प्राइस जनरली क्या होता है 7,000 से लेके 15,000, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा मॉनिटर लिस्ट करवाएं कि उसका प्राइस वो लिख देंगे 2.5 लाख रुपए। तो ऑब्वियसली मेरे आपके जैसे लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर की प्राइस रेंज ये होनी चाहिए। लेकिन फिर वो अपने जो भी कस्टमर है उसको बताएगा, देखो तुमको नशा खरीदना है तो ये वाला मॉनिटर यू परचेज इट, और मैं उसमें छिपा कर आपको नशीले द्रव्य भेजूंगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स चल रही है। मतलब टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, जिससे हमें फ़ायदा भी होता है, तो ये अब नई चुनौती हो रही है कि उससे 2 नंबर के काम हो रहे हैं। पेज 7, डेथ, हिंदी नॉवेलिस्ट मन्नू भंडारी, उनका देहांत हुआ, और वो हिंदी साहित्य में नई कहानी नाम की जो भी मुहिम थी उसके साथ जुड़ी है। पर्सन इन न्यू स्टेट सर्विस एग्जाम में तैयार करना, यस। जो लोग यूपीएससी इंटरव्यू के फॉर्म में भी लिखते हैं कि रीडिंग नॉवेल्स इज़ माय हॉबी, और फिर वो कोई हिंदी नॉवेल्स पढ़ता हूँ, या जिन्होंने हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल लिया है, तो फिर ये सब पता होना चाहिए। इंटरव्यू में कुछ पूछे कौन सी थी, क्या थीम्स रहते थे उनकी कहानियों में, क्या थीम्स रहते थे। ज़्यादातर वो मिडिल क्लास और इंडिविजुअलिज्म जो आज़ादी के बाद भारत में आया, उस पर उनकी चर्चा रहती थी। आगे बढ़ते हैं, पेज 9 और 10 के कॉलम में कुछ खास मज़ा नहीं था। एक तो वही वो सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चीफ का कार्यकाल बढ़ाया गया, उस पर सब ऑटोनॉमी के प्रश्न। डिजिटल पेमेंट में नाइजीरिया ने
ये तय किया है कि हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी करेंगे। चाइना और दूसरे 17 कंट्री ये ऑलरेडी ट्रायल कर चुके हैं। मामला ऐसा है कि आरबीआई पहली बार करेंसी नोट छापती है तो वो प्रिंटेड पेपर नोट में होते हैं, उसकी जगह वो कंप्यूटर से कमांड देकर डिजिटली उसे छापे और वो डिजिटल करेंसी गवर्नमेंट को लोन में दी जाए, बैंकों को दी जाए, रेपो लोन वगैरह में, स्टाफ को सैलरी में दी जाए। तो इससे नोट छपाई का कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग करेंसी वो कम हो जाएगा, उसको ट्रेस कर सकते हैं। वो सारे जो उसके फ़ायदे हैं ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं मेरी Win21 लेक्चर सीरीज़ के अंदर, फ्री में वो सब पढ़ चुके हैं, हैंडआउट भी है। तो अब इसमें वापस में और एक्स्ट्रा क्या फ़ायदे होंगे या और एक्स्ट्रा क्या चैलेंजेस होगी, ये कॉलम में और वो टेक्निकली गया कि उससे इंटरेस्ट रेट ब्याज दरों में ये असर होगा नहीं होगा, इतना पीएचडी करने का कोई फ़ायदा नहीं। जो 5 अच्छे बुरे मुद्दे हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ो। पेज 10 पर सी राजा मोहन जो इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में लिखते हैं, अब आज उन्होंने लिखा है कि तुर्की के साथ भारत के रिश्ते क्या होने चाहिए। हम पढ़ने नहीं बैठेंगे फॉर अ सिंपल रीजन, पहले ही उसने एक बार ये कॉलम लिखी थी और उसमें जो बात थी घूम फिर के वही सारी चीज़ें वापस आ रही कि वो कैसे तुर्की उसको मिडल ईस्ट का हीरो बनना है और फिर वो सब सऊदी के साथ उसके रिश्ते अच्छे या बुरे हैं, या अफगानिस्तान में वो कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है और भारत को इससे ये असर वो हम पहले पढ़ चुके हैं, पुरानी एक्सेल फाइल में आप देख लेना। फिर साइंस टेक्नोलॉजी के कॉलम है, उसमें जानना ये है BRCA1 और BRCA2 ये क्या है। ये प्रोटीन है जिसकी मदद से ब्रेस्ट कैंसर में वो उसकी रोकथाम करते हैं। लेकिन ये प्रोटीन के अंदर ही कुछ म्यूटेशन आ जाए, विकृति आ जाए, तो फिर स्वाभाविक है वो ब्रेस्ट कैंसर और दूसरे सब कैंसर की महिलाओं में जोखिम बढ़ जाता है। हमको याद रखना है, यस ये 2021 की प्रीलिम में ऐसा ही मिलता जुलता कुछ पूछा था कि ACE2 प्रोटीन किसके साथ जुड़ा है, वो कोरोना या वैक्सीन या जो। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ सम थिंग्स लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं पेज 11 एक्सप्लेन सीरीज में। कुछ एक्सप्लेन उसने ठीक नहीं किया आज। एक तो है इन्फ्लेशन की क्या असर होती है। अब वो जो पूरी थियरी है वो हम पढ़ेंगे कब, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे नेक्स्ट ईयर आएगा प्रॉबेबली ऑन 31 जनवरी। उसके बाद वो पूरे साल का ट्रेंड देगा, ये इन्फ्लेशन में ऐसा अच्छा बुरा हुआ तो देखेंगे। इधर जो ये 2-2 3 महीने की लिखावट हो उसका कुछ फ़ायदा नहीं। उसने कुछ डेफिनेशन दी है वो तो पहले से आपको पता होना चाहिए। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या, महंगाई बहुत ज़्यादा है, जीडीपी ग्रोथ बहुत कम है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो वो कह रहा है कि तुर्की और अमेरिका और इधर उधर वो प्रॉब्लम है, भारत में अभी प्रॉब्लम नहीं आए। उसके कहने से कुछ नहीं होता है, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे बोले हाँ या ना तो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। दूसरा होता है कोर इन्फ्लेशन, तो ये डेफिनेशन भी आपको थियरी की पता होनी चाहिए। वो ऐसा कि पूरे भारत में कितना इन्फ्लेशन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, सपोज हम बोले 6%, तो वो गया हेडलाइन इन्फ्लेशन। फिर उसमें से हमने फूड इन्फ्लेशन खाद्य महंगाई और फ्यूअल इन्फ्लेशन ईंधन महंगाई को माइनस करो, तो ऐसा माइनस करने पर 6 -2 करते हमको जवाब मिले 2%। तो उसे हम कहते हैं कोर इन्फ्लेशन या मूलभूत या बुनियादी इन्फ्लेशन। ऐसा अलग से आंकड़ा क्यों निकालना है, उससे क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं अगर आरबीआई उसे फोकस करे और हेडलाइन इन्फ्लेशन को फोकस ना करे, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने लास्ट ईयर ऑब्जर्व किया था तो Win21 सीरीज़ में फ्री में पढ़ा दिया है, वो फ्री लेक्चर सीरीज देख लो। भारत में आजकल आईपीओ का रश क्यों है, आगे भी एक आध बार हमने देखा, ये सब डिजिटल इकोनॉमी हो रही है। चीन के अंदर चीन की सरकारी अलीबाबा वगैरह टेक कंपनियों पर सख्ती कर रही है तो फॉरेन इन्वेस्टर भारत की तरफ आ रहा है वगैरह। इसमें और जो नया जानने लायक होगा वो तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में अगले साल वो देगा डेटा कि इस साल इतने सारे आईपीओ हुए, उसकी मदद से इतने सारे करोड़ का मोबिलाइजेशन हुआ, सो दैट वी विल सी। फिर कोई एक माओइस्ट लीडर किशनदा, उसकी एक्सप्लेन सीरीज है कि वो क्या उसने सब कांड किए थे, वो अरेस्ट हो गया। मित्रों इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, हाउ टू एड्रेस देम। कोई भी ऑनलाइन सर्च करके ये अलग अलग जितनी ई लर्निंग वेबसाइट है सब ने फ्री में PDF अपलोड करके रखें। अमेज़ॉन पर आपको 100-200 रुपये की बुक भी मिल जाएगी, कुछ भी पकड़ के ख़त्म करो, 50-60 पेजेस का माल। एक एक उसमें क्या विलन था उसका नाम वो सब याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं। आगे बढ़ते हैं पेज 12 IR डिफेंस में। ब्रिटेन में हॉस्पिटल के बाहर कुछ टैक्सी बम धमाका हुआ जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि थ्रेट लेवल रेज टू सीवियर, उसका मतलब कि इसके बाद और ऐसे टेरर अटैक होने की जोखिम है। तो इसमें समझना क्या है, वैसे इशू अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट तो सीधा नहीं, वो तो उधर धमाका हुआ इधर धमाका नहीं हुआ। लेकिन हमने सोचना ये है कि ये ब्रिटेन के अंदर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा और उसके अंदर जो कट्टर समूह थे उनको लोकल वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में ये ब्रिटिश नेताओं ने जो बहुत पैम्परिंग किया, शेल्टरिंग किया, गोद में बिठाकर तुष्टीकरण किया, तो अभी वही सब सांप डस रहा है उनको।
तो वो भी चिंता का विषय उनके लिए। पेज 13, उसमें इकोनॉमी का कोई समाचार काम के नहीं। क्रिप्टो करेंसी को भारत में उसका क्या करें, फियाट मनी लीगल टेंडर तो वो है नहीं, लेकिन फाइनेंशियल एसेट माने उस पर कितना टैक्स लगे वो सब का बिल आएगा विंटर सेशन में, तो आने दो फिर पढ़ेंगे। विंटर सेशन में भी आए तो अपनी परीक्षा तो अगले साल है ना, तो तब तक तो पता चल जाएगा सेलिएंट फीचर क्या थे। टैक्स डेवोल्यूशन का फ्रंट लोडिंग, एक लाइन का मुद्दा ऐसा है कि 15 फाइनेंस कमीशन ने बोला हो कि ऊपर केंद्र सरकार ने अपने टैक्स में से राज्य सरकारों को इतना हिस्सा देना है, फिर अलग अलग महीनों में थोड़ा थोड़ा पैसा रिलीज करते होंगे। तो फ्रंट लोडिंग का मतलब क्या है, एडवांस में इंस्टॉलमेंट दे दिया जाए कि मान लीजिए दिसंबर में जो पैसा देना था वो नवंबर महीने में दे दिया जाए, सो दैट जो भी हाईवे, स्कूल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सके। फिर एक मुद्दा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के वेवर फॉर कोविड एसेंशियल, डब्ल्यूटीओ की नेक्स्ट समिट होगी, नेक्स्ट समिट वो जो होगी शायद नवंबर दिसंबर में, तो वो मीटिंग होने दो, आउटकम आएंगे फिर हम पढ़ेंगे, परीक्षा अगले साल है। अभी से ये आईपी राइट वेवर हो वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भारत, साउथ अफ्रीका वगैरह ऐसा चाहता है कि ये जो कोरोना के मास्क, वैक्सीन वगैरह की टेक्नोलॉजी जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के पास है वो सब थर्ड वर्ल्ड कंट्री को प्रोड्यूस करने दिया जाए, उस पर कॉपीराइट, रॉयल्टी, पेटेंट के मुकदमे ना चलाए जाएं वगैरह। केन कंपनी ने शेयर बायबैक किया तो उससे रेट्रो टैक्स के पैसों का वो कैसे रिफंड ले रहा है हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, इतना टेक्निकल चीज़ें, जटिल चीज़ें नहीं पूछी जाती, वो भी एक एक कंपनी का बिजनेस जनरल नॉलेज। हालांकि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या था, भारत सरकार ने उसे क्यों एबॉलिश किया, वो सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विन 21 लेक्चर सीरीज, और उसमें जो आखिरी लेक्चर हुआ था मेरे ख्याल से 5 अक्टूबर को, उसमें मैंने ये बता दिया था वोडाफोन और केन का मामला क्या था। पेज 15 स्पोर्ट्स में वो T20 वर्ल्ड कप सीरीज जो यूएई में हुई, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, न्यूजीलैंड हार गया। फिर एक और मुद्दा है स्पोर्ट्स बैटिंग, खेल पर जुआ लगाना, सट्टा लगाना। तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और उसके एंटी करप्शन यूनिट ने ये पाया कि भारत में वो सट्टा लगाना तो इलीगल है और मैच फिक्सिंग का हॉटस्पॉट भारत है, क्योंकि वहाँ पर ये सब इलीगल है, इसलिए 2 नंबर का पैसा सब चलाते रहते हैं। वैसे 2018 में लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया था कि भारत में स्पोर्ट बैटिंग को लीगलाइज कर दिया जाए, जैसे यूरोप और कुछ देशों में है। मतलब आप खेल पे सट्टा लगा सके, जुआ लगा सके, जैसे घोड़ों की दौड़ पे, हॉर्स रेसिंग पे होता है, लीगल है, ऐसा स्पोर्ट बैटिंग भी किया जाए। अब उसके ऊपर हालांकि लॉ कमीशन ने सब कहा था कि रेगुलेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पुअर पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू बैट, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन है वो दाव नहीं लगा सके, वरना दाव उसका गलत हो जाए और पूरा जिंदगी की कमाई चली जाए। लेकिन उसके भी काउंटर आर्ग्यूमेंट है, मान लीजिए आप ये कहे गरीब आदमी उस पर दाव नहीं लगा सके, लेकिन उनको भी तो 25 दिन में पैसा डबल करना हो, तो कुछ रिच आदमी वो कहे तुम 25 गरीब लोग मेरे को पैसा दे दो और मैं तुम्हारे नाम पर दाव लगा दूंगा, और फिर पॉन्जी स्कैम, वो पैसा लेके भाग जाए, ये सब डेंजर्स होते हैं। और दूसरा कि अगर आप ये कहें ये सब लीगलाइज करेंगे तो हमको टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, हाँ तो नार्कोटिक्स और प्रोस्टिट्यूशन को भी लीगलाइज कर दो, टैक्स रेवेन्यू मिलते ही जाए। गांधी जी वो सब क्या अप्रूव करने वाले थे? सो वी हैव टू थिंक ऑफ दोज थिंग एज वेल। कुछ देश हैं ऐसे जहाँ नार्कोटिक्स और प्रोस्टिट्यूशन भी लीगलाइज है और उनको इनकम टैक्स की कमाई होती है। दैट डज नॉट मीन वी नीड टू कॉम्प्रोमाइज विथ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, एथिकल मॉरल वैल्यूज, जो गलत है वो गलत है। और दूसरा ये जो आईसीसी ऐसा बोल रहा है कि अगर आप बैटिंग को लीगलाइज कर देंगे तो मैच फिक्सिंग की प्रॉब्लम कम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे देश जहाँ पर टेनिस और फुटबॉल की मैच पर बैटिंग करना लीगलाइज है, वहाँ पर भी मैच फिक्सिंग तो होता है। वो तो अगर खिलाड़ी का कैरेक्टर ही ठीक नहीं हो तो वो 2 नंबर की काम करेगा। एनीवेज, तो दिस वाज, अब वैसे ये कितना इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स बैटिंग को लीगलाइज करना। देखिए 2018 में लॉ कमीशन ने ये रिपोर्ट दिया था और फिर तो ये सब चर्चा से चला गया। बीच बीच में आते रहता है कि वो फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप पर ये सब फिल्म स्टार और क्रिकेटर्स प्रमोट कर रहे हैं और उससे जुआ और एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगे, कभी कभी आता है। तो अकॉर्डिंगली मेंस पेपर 2 या पेपर 4 में थोड़े बहुत ये प्रोज एंड कॉन्स के मुद्दे याद हों। इसके अलावा जो लोग इंटरव्यू स्टेज पे अपने फॉर्म पे लिख रहे हैं कि स्पोर्ट्स या क्रिकेट इज माय हॉबी, तो उनको भी थोड़ा ये सब पता होना चाहिए। नया तो पता होगा लेकिन पुराना भी पता थोड़ा होना चाहिए कि अच्छा लॉ कमीशन ने कहा था कि इसको लीगलाइज किया जाए कि नहीं, सो दैट अकॉर्डिंगली यू कैन हैंडल द फॉलो अप क्वेश्चन इन द इंटरव्यू। तो ये था मंगलवार का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।